सूरज की तरह ही ईशा ने भी एक सपना देखा था, देश की सेवा करने का सपना। फर्क सिर्फ इतना था कि सूरज आईएएस बनना चाहता था और ईशा आईपीएस की वर्दी पहनकर अपराधियों के खिलाफ लड़ना चाहती थी। उस सपने के लिए उसने अपने आराम, अपनी खुशियां और यहाँ तक कि अपने रिश्तों की भी परवाह नहीं की थी। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब ईशा ने आईपीएस ट्रेनिंग अकादमी में कदम रखा। विशाल मैदान, ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ अनुशासन और हर चेहरे पर अपने अपने सपनों की चमक। ईशा ने जैसे ही अकादमी के गेट के अंदर कदम रखा, उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया, जब तक यह वर्दी मेरे कंधों पर नहीं आ जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ट्रेनिंग शुरू हुई और पहले ही दिन सभी प्रशिक्षुओं को दो टीमों में बांट दिया गया। एक तरफ लड़कों की टीम थी और दूसरी तरफ लड़कियों की। अकादमी के कई लड़कों को शुरुआत से ही लगता था कि लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन उनकी यह सोच पहले ही हफ्ते टूटने लगी। हर दौड़, हर बाधा, हर अभ्यास ईशा अपनी टीम को आगे लेकर निकल जाती। धीरे धीरे लड़कियों की पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता गया और लड़कों की टीम के अंदर हार का डर घर करने लगा। एक दिन कोच ने सभी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, कल की ट्रेनिंग सबसे कठिन होगी। जो इस परीक्षा को पार करेगा वही असली अधिकारी कहलाने का हकदार होगा। अगली सुबह मैदान में एक विशाल टायर रखा गया। कोच ने नियम समझाए, इस भारी टायर को लगातार 5 बार पलटना होगा, बीच में कोई रुकेगा नहीं। जो सबसे कम समय में ये चुनौती पूरी करेगा वही विजेता होगा। लड़कों की टीम के कुछ सदस्य आपस में इकट्ठा हुए। उनमें से एक बोला, अगर आज भी ईशा जीत गई तो पूरी अकादमी में हमारी हंसी उड़ जाएगी। दूसरा धीरे से बोला, जीतना है तो ईमानदारी से नहीं, चालाकी से जीतना होगा। उनकी आंखों में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। रात के अंधेरे में जब पूरा मैदान खाली हो गया, तभी उनमें से एक लड़का चुपके से आया। उसने अपनी जेब से कुछ मोटी लोहे की कीलें निकाली। धीरे धीरे उसने उन कीलों को टायर के अंदर इस तरह गाड़ दिया कि ऊपर से देखने पर किसी को कुछ भी नजर न आए। काम पूरा होते ही वह मुस्कुराया, अब देखता हूँ हमारी कप्तान कैसे जीतती है। अगली सुबह पूरा मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। एक एक कर सभी प्रतिभागी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अब बारी थी ईशा की। पूरी लड़कियों की टीम उसका नाम लेकर उसका हौसला बढ़ा रही थी। ईशा ने गहरी सांस ली, अपने हाथों की पकड़ मजबूत की और पूरी ताकत के साथ पहली बार टायर को पलट दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार ईशा पहले से ज्यादा तेजी दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने चौथी बार टायर उठाने के लिए हाथ लगाया, अचानक उसकी हथेली के अंदर कुछ नुकीली चीज धंस गई। आह! दर्द की तेज चीख उसके मुंह से निकल गई। उसका संतुलन बिगड़ गया, हाथ से पकड़ छूट गई और कई 100 किलो वजन वाला टायर सीधे उसके पैर पर आ गिरा। धड़ाम! पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। ईशा दर्द से जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज रही थी। उसके पैर से तेज दर्द उठ रहा था। लड़कियों की टीम भागकर उसके पास पहुंची। किसी ने उसका सिर संभाला, किसी ने पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन ईशा दर्द से तड़प रही थी। उसी समय ट्रेनिंग कोच वहां पहुंच गया। बिना पूरी बात जाने उसने गुस्से में कहा, इतनी सी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही तुमसे? देश की रक्षा करोगी? ईशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। कोच का गुस्सा और बढ़ गया। हमारे देश को कमजोर अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अगर इतनी परेशानी होती है तो घर जाकर आराम करो। कोच के ये शब्द ईशा के दिल पर चोट कर गए। उसे पैर की चोट से ज्यादा अपने सपने पर लगे इस ताने का दर्द महसूस हुआ। लेकिन तभी मैदान के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सभी प्रशिक्षुओं की नजर उसी तरफ चली गई। गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूरज था। आज वह अकादमी में विशेष अतिथि के रूप में आया था। जैसे ही छात्रों ने उसे देखा, पूरा मैदान एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। कई प्रशिक्षु उसे अपना आदर्श मानते थे। सूरज ने सलामी स्वीकार की, लेकिन उसकी नजर सीधे ईशा पर जाकर रुक गई। वह समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। उसने बिना कुछ कहे उस विशाल टायर को ध्यान से देखा, पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। अचानक उसकी नजर लोहे की चमक पर पड़ी। सूरज नीचे झुका। उसने टायर के अंदर हाथ डाला और एक एक करके कई मोटी कीलें बाहर निकाल दी। पूरा मैदान हैरान रह गया। कोच के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब सच सबके सामने था। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। सूरज ने गंभीर आवाज में कहा, अगर आज ये कीलें मुझे दिखाई न देती तो एक बेगुनाह लड़की को जिंदगी भर के लिए दोषी ठहरा दिया जाता। कोच को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत ईशा के सामने झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं था। ईशा दर्द से करा रही थी। सूरज ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। वह खुद ईशा के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर ईशा सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, मेरा सपना कहीं टूट तो नहीं जाएगा।
सूरज उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उसे भी डर था कि शायद यह हादसा सिर्फ शुरुआत है और कहीं कोई ऐसा दुश्मन है जो ईशा को मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता। एम्बुलेंस की तेज आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। ईशा दर्द से करा रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, कहीं ये चोट उसके आईपीएस बनने के सपने का अंत ना बन जाए। सूरज उसके सामने बैठा था। वह बार बार ईशा को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की चिंता साफ बता रही थी कि मामला साधारण नहीं है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों की टीम तुरंत ईशा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर जांच के लिए ले गई। एक्सरे, स्कैन और कई जरूरी टेस्ट किए गए। बाहर बैठे सूरज की नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिक जाती। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सूरज तुरंत उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, ईशा कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, पैर की हड्डी कई जगह से टूट चुकी है, फ्रैक्चर काफी गहरा है, फिलहाल ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 4 से 6 महीने तक पूरी तरह आराम करना होगा। यह सुनते ही सूरज का चेहरा उतर गया, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब डॉक्टर ने आगे कहा, अगर वह अभी ट्रेनिंग करने की कोशिश करेगी तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। ये बात सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, डॉक्टर, मेरा बैच आगे निकल जाएगा, मैं आईपीएस कैसे बनूंगी? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी पहले है, नौकरी बाद में। अगर तुमने जल्दबाजी की तो दोनों खो सकती हो। यह सुनकर ईशा ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके वर्षों पुराने सपने को एक ही पल में कुचल दिया हो। उधर ट्रेनिंग अकादमी में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोच ने सभी प्रशिक्षुओं को मैदान में बुलाया। उसने सख्त आवाज में कहा, आज जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये अनुशासन के खिलाफ अपराध है। जिसने भी ये हरकत की है, अगर खुद सामने नहीं आया तो पूरी अकादमी की जांच होगी। सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा दिखने लगे। जिस लड़के ने टायर में कीलें लगाई थी, उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वह चुप रहा। दूसरी तरफ सूरज को भी ये बात खटक रही थी कि ये सब इतनी योजना बनाकर किया गया। उसने मन ही मन सोचा, कोई सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकता, इसके पीछे कुछ और भी है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ईशा सिर्फ हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, कम से कम 2 महीने तक पैर जमीन पर नहीं रखना है, उसके बाद लंबी फिजियोथेरेपी करनी होगी। ईशा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। जिस लड़की की पहचान उसका आत्मविश्वास था, आज वही लड़की खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अगले दिन सूरज उसे घर लेकर आया। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही ताई माँ ने ईशा को व्हीलचेयर पर देखा, उनकी आंखें भर आई। छुटकी दौड़कर आई और ईशा के गले लग गई। दीदी, आपको इतना दर्द हो रहा है? ईशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं पगली, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, दिल के अंदर तो सब कुछ बिखर चुका था। रात का समय था, सभी लोग सो चुके थे, लेकिन ईशा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से अपनी अलमारी खोली। वहीं उसकी आईपीएस ट्रेनिंग की किताबें रखी थी। वर्दी पहनने का सपना, पुराने नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। उसने एक किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे, फिर अचानक किताब को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी आवाज कमरे की खामोशी में खो गई। अगली सुबह सूरज उसके कमरे में आया। उसने देखा कि ईशा पूरी रात सोई ही नहीं थी। सूरज ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं हो। ईशा हल्की सी हंसी। हार मैंने नहीं मानी सूरज, किस्मत ने मुझे हरा दिया। सूरज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किस्मत सिर्फ रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं। लेकिन इस बार ईशा के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। इसी बीच शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान बंगले के अंदर कोई व्यक्ति टीवी पर वही खबर देख रहा था। समाचार में बताया जा रहा था कि आईपीएस प्रशिक्षु ईशा ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने टीवी बंद किया, फिर धीमी आवाज में बोला, पहला वार सफल रहा। उसके सामने बैठे आदमी ने पूछा, अब आगे क्या करना है? वह कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर बोला, जब तक सूरज और ईशा पूरी तरह टूट नहीं जाते, खेल खत्म नहीं होगा। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय स्क्रीन काली हो जाती है। उसकी पहचान अभी भी रहस्य बनी रहती है। उधर सूरज लगातार उस टायर वाली घटना की जांच में जुट चुका था। वह फिर से ट्रेनिंग अकादमी पहुंचा। उसने मैदान का हर कोना देखा, सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, गार्ड से पूछताछ की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस समय टायर में कीलें लगाई गई थीं, उसी समय कैमरे बंद थे। सूरज की आंखें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ एक छात्र का काम नहीं हो सकता।
अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस साजिश के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से पूरी तैयारी करके आया था, और वह व्यक्ति चाहता था कि ईशा कभी आईपीएस न बन पाए। लेकिन सूरज ने उसी पल एक फैसला कर लिया, जिसने भी यह किया है उसे कानून के सामने जरूर लाऊंगा। उसे नहीं पता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन तक पहुंचने वाली है जो बहुत पहले से उनके परिवार के खिलाफ जाल बुन रहा था। और इस कहानी का सबसे खतरनाक नाम अभी सामने आना बाकी था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई, लेकिन ईशा की जिंदगी में जैसे अंधेरा ही छाया हुआ था। पहले हर सुबह वह अलार्म बजने से पहले उठ जाती थी, दौड़ लगाती, एक्सरसाइज करती और खुद को एक आईपीएस अधिकारी के रूप में देखने का सपना सजाती थी। लेकिन आज वही ईशा बिस्तर पर बैठी अपने टूटे हुए पैर को देख रही थी। उसकी नजर बार बार दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर जा रही थी जिसमें उसने ट्रेनिंग अकादमी की पहली यूनिफॉर्म पहनकर फोटो खिंचवाई थी। तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। तभी सूरज कमरे में आया। उसने देखा कि ईशा फिर से उदास बैठी है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बड़ी योद्धा होकर हार मान गई? ईशा ने धीरे से जवाब दिया, योद्धा तभी तक लड़ सकता है सूरज, जब तक उसके पैर साथ दें। मेरे तो कदम ही रुक गए। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक कुर्सी खींचकर ईशा के सामने रखी और बोला, अगर शरीर घायल हो जाए तो इलाज होता है, लेकिन अगर हौसला टूट जाए तो कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अपने हौसले को टूटने मत दो। ईशा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उधर ट्रेनिंग अकादमी में उस घटना की जांच शुरू हो चुकी थी। जिस लड़के ने टायर में कीलें लगाई थी, वह लगातार डर में जी रहा था। उसे लग रहा था कि कभी भी उसका सच सामने आ सकता है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, घबराने की जरूरत नहीं, अगर मुंह बंद रखा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लड़का हैरान रह गया। आप कौन है? लेकिन कॉल कर चुकी थी। अब उसे समझ आ गया कि वह अकेला नहीं है, कोई बड़ा आदमी उसके पीछे खड़ा है। इधर सूरज ने अपनी जांच और तेज कर दी। वह अकादमी के सुरक्षा गार्ड, स्टाफ और प्रशिक्षुओं से अलग अलग बात करने लगा। पूछताछ के दौरान एक सफाई कर्मचारी ने उसे एक छोटी सी बात बताई। सर, हादसे से एक रात पहले मैंने मैदान के पास एक काली एसयूवी देखी थी। अकादमी की गाड़ियों में ऐसी गाड़ी नहीं थी। सूरज तुरंत सतर्क हो गया। उस गाड़ी का नंबर याद है? सफाई कर्मचारी ने सिर हिलाया। पूरा नंबर नहीं, लेकिन आखिरी के 4 अंक 4721 थे। बस यही एक छोटा सा सुराग अब सूरज के हाथ लगा था। उधर ईशा ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश शुरू कर दी। ताई माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी अभी आराम कर ले, ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं। लेकिन ईशा जिद पर अड़ी थी। अगर मैं आज रुक गई तो जिंदगी भर पीछे रह जाऊंगी। उसने 2 कदम बढ़ाए। तीसरा कदम रखते ही दर्द की तेज लहर पूरे पैर में दौड़ गई। वह संतुलन खो बैठी। तभी सूरज ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। जिद और बहादुरी में फर्क होता है ईशा, अभी तुम्हें लड़ाई जीतनी है, खुद को खत्म नहीं करना। ईशा चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ हिम्मत से नहीं, सही समय का इंतजार करना भी जरूरी होता है। उसी रात शहर से कई किलोमीटर दूर एक पुराने फार्म हाउस में कुछ लोग बैठे थे। कमरे में अंधेरा था। बीच में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आदमी से पूछा, ईशा की क्या हालत है? आदमी बोला, सर, डॉक्टरों ने कहा है कि वह कई महीनों तक ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा है, अब दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। उसने मेज पर रखा एक पुराना नक्शा खोला। उस नक्शे पर लाल रंग से एक जगह घिरी हुई थी, गुलाब हवेली। उधर अगले दिन सूरज के ऑफिस में एक सरकारी नोटिस पहुंचा। नोटिस पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, जिस हवेली में आपका परिवार रह रहा है उसके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज विवादित पाए गए हैं। कृपया 7 दिनों के अंदर कानूनी प्रमाण प्रस्तुत करें। सूरज हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? सारे कागज तो बिल्कुल सही थे। उसने तुरंत रिकॉर्ड निकलवाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ असली दस्तावेज फाइलों से गायब थे। अब मामला सिर्फ ईशा के हादसे तक सीमित नहीं रहा था, कोई उनके पूरे परिवार को निशाना बना रहा था। शाम को सूरज ने यह बात अपने पिताजी को बताई। अरविंद सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक बोले, बेटा, यह सब मुझे किसी पुराने दुश्मन की चाल लग रही है। सूरज ने पूछा, लेकिन हमारा ऐसा कौन दुश्मन बचा है? अरविंद सिंह ने गहरी सांस ली, जिसका नाम हमने महीनों से नहीं लिया, गुलाब सिंह। ये नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज कुछ पल तक चुप रहा। उसे याद आया कैसे गुलाब सिंह सब कुछ छोड़कर विदेश भाग गया था, कैसे उसने जाते जाते अपनी हवेली आकाश के हवाले कर दी थी। और अब अगर वही वापस लौट आया है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसी समय एक विदेशी नंबर से किसी के फोन पर कॉल आया। काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ से आवाज आई,
सूरज को अभी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब तक उसका परिवार पूरी तरह टूट न जाए, मैं सामने नहीं आऊंगा। फोन कट गया। अब पहली बार कैमरा उस आदमी के चेहरे तक पहुंचता है। वह कोई और नहीं, गुलाब सिंह था। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, सूरज, इस बार मैं तुझसे तेरी सबसे बड़ी ताकत छीन लूंगा। पहले ईशा, अब तेरा परिवार, और फिर तेरी पूरी दुनिया। उसकी खतरनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उधर सूरज को अभी तक यह नहीं पता था कि जिस दुश्मन को वह अतीत समझ चुका था, वह वापस लौट चुका है। और इस बार वह सामने से नहीं, बल्कि परछाइयों में रहकर हमला करने वाला था। यहीं से शुरू होती है सूरज और गुलाब सिंह की सबसे खतरनाक जंग। गुलाब सिंह की वापसी ने खेल पूरी तरह बदल दिया था। अभी तक सूरज को सिर्फ इतना एहसास था कि कोई अनजान दुश्मन उसके परिवार के पीछे पड़ा है, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। दूसरी तरफ गुलाब सिंह भी जानता था कि अगर उसने एक भी गलती की तो आईएएस अधिकारी सूरज उसे कानून के शिकंजे में पहुंचा देगा। इसलिए उसने तय किया कि वह कभी सामने नहीं आएगा, बल्कि हर बार छिपकर करेगा। सुबह का समय था। अरविंद सिंह हमेशा की तरह गांव के किसानों के साथ पंचायत में बैठे थे। गांव की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। अरविंद सिंह ने साफ शब्दों में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, किसी गरीब किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जो किसानों की बात नहीं सुन रहे थे। वे बार बार फोन पर किसी को जानकारी दे रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद 4 काली गाड़ियां पंचायत के बाहर आकर रुकी। उनमें से हथियारों से लैस कई गुंडे बाहर निकले। पूरा गांव घबरा गया। उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला, अरविंद सिंह, ज्यादा ईमानदारी अच्छी नहीं होती, चुपचाप हमारे साथ चलो। अरविंद सिंह ने बिना डरे जवाब दिया, जिसने माँ का दूध पिया है वो सामने आकर बात करे। गुंडों के पीछे छिपने वाले मुझे नहीं डरा सकते। सरदार गुस्से से तिलमिला उठा। उसने इशारा किया और अगले ही पल गुंडों ने पूरे गांव में लाठी और डंडों से हमला शुरू कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। महिलाएं चीखने लगी। बच्चे डरकर अपने घरों में छिप गए। अरविंद सिंह ने अकेले ही कई गुंडों का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उनकी उम्र उनके साहस पर भारी पड़ गई। 4 गुंडों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। उनके हाथ बांध दिए गए और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव से निकल गईं। पूरा गांव देखते रह गया। करीब आधे घंटे बाद यह खबर सूरज तक पहुंची। उस समय वह अपने ऑफिस में गुलाब हवेली वाले केस की फाइल देख रहा था। फोन बजा। दूसरी तरफ छुटकी रो रही थी, भैया, पापा को कोई उठा ले गया, जल्दी घर आओ। सूरज के हाथ से फोन लगभग छूट गया। वह बिना एक पल गंवाए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन है जो मेरे परिवार पर एक के बाद एक वार कर रहा है। गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले घटनास्थल देखा। जमीन पर संघर्ष के निशान थे, टूटी हुई लाठियां, खून की बूंदें और एक फटा हुआ कपड़ा। सूरज नीचे झुका। उसने मिट्टी पर पड़े जूतों के निशान ध्यान से देखे। तभी उसकी नजर एक छोटी सी धातु की प्लेट पर पड़ी। वह किसी गाड़ी के नंबर प्लेट का टूटा हुआ हिस्सा था। उस पर सिर्फ 4 अंक साफ दिखाई दे रहे थे, 4721। सूरज एकदम ठिठक गया। यही नंबर उसे ट्रेनिंग अकादमी वाले केस में भी मिला था। अब दोनों घटनाएं आपस में जुड़ चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, मतलब ईशा का हादसा और पापा का अपहरण, दोनों के पीछे एक ही आदमी है। उसी समय सूरज के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ भारी आवाज गूंजी, अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहता है तो जांच बंद कर दे। सूरज ने गुस्से में कहा, हिम्मत है तो सामने आ। आदमी हंसने लगा, अभी नहीं, सही समय आने पर मिलेंगे। फोन कट गया। उधर एक सुनसान गोदाम के अंदर अरविंद सिंह को कुर्सी से बांधकर रखा गया था। उनके सामने वही गुंडों का सरदार खड़ा था। उसने कुछ कागज मेज पर रखे। इन पर साइन कर दो। अरविंद सिंह ने पूछा, ये किस चीज के कागज हैं? सरदार मुस्कुराया, गुलाब हवेली और गांव की जमीन दोनों से अपना हक छोड़ दो। अरविंद सिंह ने बिना पढ़े ही कागज जमीन पर फेंक दिए। जान ले सकते हो, लेकिन ईमान नहीं खरीद सकते। सरदार ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन अरविंद सिंह की आंखों में डर नहीं था। इधर ईशा घर पर बैठी ये सब सुन रही थी। वो खुद को कोसने लगी, अगर मेरा पैर ठीक होता तो आज मैं भी सूरज के साथ होती। उसने बैसाखी उठाई, दर्द की परवाह किए बिना चलने लगी, लेकिन सूरज ने उसे रोक दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। ईशा गुस्से में बोली, मैं पुलिस अधिकारी बनने वाली हूँ, अपने परिवार पर हमला हो और मैं घर में बैठी रहूं? सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य खुद को ठीक करना है, बाकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ईशा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, काश आज मैं वर्दी में होती। शाम तक सूरज ने अपने भरोसेमंद लोगों को पूरे जिले में फैला दिया। हर टोल प्लाजा,
हर सीसीटीवी, हर रास्ते की जांच शुरू हो गई। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, एक काली एसयूवी शहर के बाहर पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती दिखाई दी है। सूरज की आंखों में चमक आ गई। पूरी टीम तैयार करो। लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं पुलिस लेकर गया तो पापा की जान खतरे में पड़ सकती है। कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी रही। फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं अकेला जाऊंगा। सभी अधिकारी चौंक गए। सर, ये बहुत खतरनाक है, सूरज ने दृढ़ आवाज में कहा। यह सिर्फ एक अधिकारी की लड़ाई नहीं, एक बेटे की लड़ाई है। उधर गुलाब सिंह अपने फार्म हाउस में बैठा सीसीटीवी स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर अपने आदमी से कहा, मैं जानता था सूरज अकेला ही आएगा। आदमी बोला, सर, क्या आज उसका अंत कर दें? गुलाब सिंह ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे इतना तो कि वह खुद हार मान ले। जब आदमी उम्मीद खो देता है तब उसे हराना सबसे आसान होता है। मैं जोर से हंसने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सूरज उसके जाल में फंस चुका है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सूरज भी अब सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं रहा। अपने पिता को बचाने के लिए वह हर खतरा मोल लेने को तैयार था। और अगले ही कदम पर उसका सामना होने वाला था उन गुंडों से जो उसे जिंदा वापस लौटने नहीं देना चाहते थे। रात के 11 बज चुके थे। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सुनसान पड़ा था। चारों तरफ टूटी हुई फैक्ट्रियां, जंग लगे गेट और घना अंधेरा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सूरज अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर रोकता है। वह गहरी सांस लेता है और अपने मोबाइल की लोकेशन बंद कर देता है। उसे पता था कि अगर सामने वाला दुश्मन इतना चालाक है कि ट्रेनिंग अकादमी में हादसा करवा सकता है और उसके पिता का अपहरण कर सकता है, तो वह उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रख रहा होगा। सूरज धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ता है। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक रुमाल पर पड़ती है। वह रुमाल उसके पिताजी का था। सूरज उसे उठाकर मुट्ठी में कस लेता है। मैं आ गया हूं पापा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। गोदाम के अंदर अरविंद सिंह के हाथ अब भी बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। गुंडों का सरदार फिर उनके सामने आया। आखिरी बार कह रहा हूं, कागजों पर साइन कर दो। अरविंद सिंह मुस्कुराए। जिस जमीन के लिए मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से संघर्ष किया है, उसे तुम्हारे जैसे लोगों के हवाले करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बंदूक निकालकर अरविंद सिंह के सिर पर तान दी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय गोदाम का मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। धड़ाम।